आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। मुंसिफ टीवी में हमारी बेबाक चर्चा में शामिल हुए फॉर्मर आईपीएस और तेलंगाना बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट आरएस परवीन, उनसे तेलंगाना इलेक्शन को लेकर खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। मुंसिफ टीवी में आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर आईपीएस और स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना बीएसपी आरएस परवीन कुमार साहब। तेलंगाना में इलेक्शन का दौर चल रहा है और किस तरह से तैयारियां हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं बीएसपी की। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ टीवी में। सवाल आपसे सीधा सा है कि अभी तक आपकी लगभग 63 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या लगता है कि ग्राउंड पे आपकी टीम उतनी मजबूत है कि आप कितने विधायक आपके जीत कर आ सकते हैं इस बार? उम्मीद एकदम मजबूत है। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि मुंसिफ टीवी ने बहुजन समाज पार्टी का सदर से एक बात करने का। हम बहुत मजबूत है कि लोगों का दिलों में है और हम बिल्कुल डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम और जो ये समीकरण है एक तरीके से, तो आपने किस तरह से, क्या लगता है कि एसटी समाज और मुस्लिम समुदाय दोनों इस तरह से आपको वोट करेंगे कि आप उनको वाकई लुभाने में उतना कामयाब हो जाएंगे? बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ के मिल्लत या मुस्लिम समाज या दलित समाज और आदिवासी समाज और बीसी समाज सब लोग ये रियलाइज़ किए कि वो लोगों को धोखा दिया गया। वो लोगों का जितने भी दौलत है वो पूरा छीन लिया ये लोग। तो वो लोगों का जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थे वो सब छीन लिए। तो इसलिए वो लोग आज रियलाइज़ किए, इसीलिए वो सब लोग मिलके एक बहुजन समाज क्रिएट करने का ये कर रहे हैं वो लोग। आप खुद सिरपुर कागज नगर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वहाँ की जनता के में क्या एक वाकई बदलाव की जो बहार है वो तेलंगाना में देखी जा रही है? बराबर। एक्चुअली अगर सच में बोलना हो तो सिरपुर के आवाम मेरे को चाह रहे। एक्चुअली मैं आलमपुर में पैदा हो गया जी, लेकिन सिरपुर के आवाम सारे जनता ये पूछे कि साहब आप एक बार हमारे तरफ आइए, और वो लोग मुझे अपना लिए। और वो लोग कोनेरू कोनप्पा यहाँ के आंध्रा से यहाँ आके वहाँ पूरा लोगों को लूट लिए। वहाँ का जंगल को लूट लिया, वहाँ का ज़मीन को लूट लिया, वहाँ का रेती को भी लूट लिया, वहाँ का कंकर को लूट लिया। सब जहाँ जितने भी दौलत था वो पूरा लूट लिए कोनेरू कोनप्पा। ये लोग इतना परेशान है उससे कि वो लोग आके मेरे से पूछे साहब आप कोई भी हमको बचा नहीं पा रहे, सिर्फ आप ही बचाएंगे करके मेरे को यहाँ से लेके गया और मुझे वो लोगों का आवाज़ बनने के लिए गुजारिश की और मैं वो लोगों का कबूल कर लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिरपुर के जनता को, मुझे अपना लिए। इसीलिए मैं ये ऐलान किया कि मैं पैदा हुआ आलमपुर में लेकिन दफन होगी मेरा सिरपुर में। मैं वो ऐलान किया। मैं घर भी ले लिया वहाँ पे। तो मैं इसे आज सिरपुर का वोटर हूँ। मेरा घर का नंबर 3-8 है। तो कोसनी गांव में मेरा घर है। तो मैं अभी तक ज़िंदगी में कभी भी घर नहीं लिया, घर लेने का भी नहीं सोच रहा था। बस सिरपुर लोगों का प्यार और मोहब्बत से मैं एकदम खुश हो गया हूँ और मैं वहाँ घर ले लिया। मैं वाइफ और मैं दोनों मिलके हम सिरपुर का घर का उद्घाटन भी किया। अरे सवाल सीधा सा है, क्योंकि सिरपुर में के अगर देखा जाए तो बीआरएस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है सिरपुर, और इस बार कांग्रेस भी जो है अपनी पूरी पावर लगा रही है। तो क्या लगता है कि एक शख्स जो बिल्कुल आता है एक आईपीएस बैकग्राउंड से, जिसने एक प्रशासनिक कार्य किए हैं, उसने पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या उन पॉलिटिकल के सुरमाओं के साथ आप वाकई कम्पीट करने के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल, हम इंसानियत के तरफ है जी। और जो टीआरएस का गढ़ बोल रहे हैं आप, वो गढ़ जो है वो माफिया की तरफ है। लोगों को लूटने में माहिर है और लोगों को पिछले 50 साल से लूट लिया है लोग। और लोगों का नादानी का, मजबूरी का गलत फायदा उठा के पूरा एरिया को सत्यानाश किए। और प्रवीण कुमार गया वहाँ इंसानियत के तरफ रह के और लोगों का ज़िंदगी अच्छा करने के लिए गए और बच्चों को अच्छा पढ़ाई या तालीम देने के लिए गए और लोगों का स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का देखभाल करने के लिए गए और लोगों का ज़मीन बचाने के लिए वहाँ गए। तो वो जो गढ़ जो है वो गढ़ अब गिर जाएगा। क्या लगता है कि क्योंकि इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बीआरएस सरकार है उसको वोट परसेंटेज में कमी आई है, तो क्या वो वोट परसेंटेज आप अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होंगे?
न केवल बीआरएस का, इवन कांग्रेस और बीजेपी का भी वोट हमारे साथ आएगा। क्योंकि देखो भाई, ये कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस ये किसके पार्टीज है? सब रेड्डी, कम्मा, वेलमा और जितने भी जमींदार है वो जमींदारों का पार्टी है। ये जमींदार लोग हैं, पिछले आज़ादी से अभी तक ये तेलंगाना मुल्क को लूटते रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसा पार्टी है, एक 99% का 99% जो है वो 99% का आवाम का पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। SC, ST, BC, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये सभी लोग अगर उसका पूरा आंकड़े मिल गए तो 99% होगा। 99% का आवाज़ है पार्टी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस ये पार्टी कौन चला रहे? कांग्रेस रेड्डियों चला रहे, बीआरएस को वलमा लोग चला रहे और बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया लोग चला रहे। तो फिर और वलमा लोग भी है और रेड्डी लोग भी है। फिर गरीब लोग कहाँ हैं? गरीब लोग सिर्फ झंडा पकड़ के सड़क पे चल रहे। गरीब लोग पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर बन गए, गरीब लोग जेलों में कैदी बन गए और गरीब लोग भीख मांगने में रोड पे उतर गए। तो गरीब लोग उसका 99% अभी रोड पे भीख मांग रहे। और वोट कौन डालते? 99% गरीब लोग डालते। अमीर लोग वोट डालते ही नहीं। बंजारा हिल्स में, जुबली हिल्स में जितने भी अमीर लोग रहते वो लोग वोटिंग परसेंटेज 30% से भी ज्यादा नहीं जाते। लोग घर में बैठते, गरीब लोग से पैसे देके वोट डलवाते और वही गरीब लोगों को भीख मांगने के समाज कर रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे इस बार बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस ये तीनों दलों से पूरा वोट साइलेंटली बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएंगे, ये हमारा दावा है। 63 कैंडिडेट्स की अब तक आपने लिस्ट जारी की है और भी कैंडिडेट्स के नाम आने वाले हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुत कम दिख रहे हैं, क्या वाकई रुझान मुस्लिम कैंडिडेट्स का आप लुभाने में वो रहे हैं? ऑफ कोर्स यस। हम पहले दूसरे लिस्ट में हम 2 इम्पोर्टेंट मुस्लिम स्कॉलर्स को लगाए। एक तो मौलाना शफी मसूदी, बहुत जानेमान मुस्लिम स्कॉलर है वो, और प्रोफेसर अनवर खान एक बड़ा मुस्लिम स्कॉलर है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम मिल्लत को। देखिए, हम ऐसा मामूली पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी, एक थिंकर्स का पार्टी है, सोचने वाले लोगों का पार्टी है। और वो लोग अपने मिल्लत को एक दूसरी दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। ये नहीं कि अंधेरे की तरफ लेके जाने वालों को हम नहीं चुनते। और मुस्लिम मिल्लत या क्रिश्चियन मिल्लत जो भी है, ये मिल्लत से एक पढ़े लिखे आदमी, न केवल पढ़े लिखे, एक ऊंची सोच के आदमियों को हम लीडर बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रोफेसर अनवर खान और मौलाना शफी मसूदी को हमने ऐलान किया और आने वाले लिस्ट में और अच्छे लोग हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप पर इल्जाम लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। क्या इस इल्जाम से किस तरह से आप अब उभर कर सामने आएंगे? क्योंकि अब यही इल्जाम सीधा बीआरएस पर भी लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कई कविता पर जो ईडी की कार्रवाई में देरी हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ साजिश है। ये गरीब लोग जब अपने आवाज़ उठाते हैं, गरीब लोग अपना वोट दूसरों से छीन लेते हैं और गरीब लोग अपना सत्ता हम लेने के कोशिश करते हैं, गरीब लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगा देता है। क्योंकि उसके ऊपर उसके पास कोई मीडिया नहीं है, उसके पास कोई चैनल नहीं है, उसके पास कोई पेपर नहीं है। वो अपना जो इल्ज़ाम, वो झूठी इल्ज़ाम जो छाप देता है, वो झूठी इल्ज़ाम के खिलाफ एक्सप्लेनेशन देने के लिए गरीब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हम कब बीजेपी के साथ दिया बोलिए? हम संविधान के सुरक्षा के लिए, दस्तूर के सुरक्षा, कानून के सुरक्षा के लिए और फिरका परस्तों के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर रहा है। कौन सा पार्टी कर रहा है? जब बहन जी कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री था, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। और अभी भी बहुजन समाज पार्टी 400 विधायकों से उत्तर प्रदेश में 100 सीटें मुस्लिम समाज को दिया। हम कैसे बीजेपी का बी टीम बन सकते बोलो? और अभी भी संविधान यानी कि दस्तूर के हिफाजत के लिए एक ही पार्टी लड़ रही है इस देश में, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। यहाँ भी हम वही लड़ाई कर रहे हैं। हम खदीर खान के हिफाजत के लिए हम लड़ाई करें। कोई बीजेपी किया, कांग्रेस किया, बीआरएस किया? नहीं किया। और वक्फ लैंड्स को, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने के लिए लड़ाई हम कर रहे हैं। कौन किया? कांग्रेस किया, बीजेपी किया, बीआरएस किया? नहीं किया। ये एमआईएम भी नहीं किया। हम मौलाना और इमाम और मौजून लोगों के वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए 5,000 जो है वो बीक है, लेकिन हम 10,000, 15,000 जैसा बाकी धर्मों में पुजारी को देते हैं। हम मुस्लिम धर्म में भी पुजारी को या मौलाना और इमाम और मौजूम को क्यों उसको 15,000 नहीं देना? वो क्या तेलंगाना का आवाम नहीं है? तेलंगाना के लड़ाई में नहीं है क्या? आज़ादी का संघर्ष में वो लोग का योगदान नहीं है? बिल्कुल है।
फिर वो लोगों को हम दूसरी तरफ से क्यों देखते? और आरक्षण 12% ये बोले, हम 12% क्यों नहीं दिए? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किए। हम बोले अरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तुम बैन करे तो तुम बोल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सबूत है। अरे आरएस के खिलाफ भी पिछले 1948 से 1948 से अभी तक को बहुत बड़ा सबूत है, तो उसको भी बैन करने के लिए कोशिश करो करके हम बोले। तो हम कैसे बी टीम बन सकते बोलो? हम हर फिरका परस्तों से हम पूरा लड़ाई कर रहे, कैसे बी टीम बन सकते? हम देखिए बहुजन समाज पार्टी से जब से शुरू हो गया अभी तक कभी वो बीजेपी से गठबंधन किया क्या? बिल्कुल ना किया। फिर कैसे हम बीजेपी का बी टीम बन सकते? अरे हमारा बहन जी कुमारी मायावती कभी भी ये नहीं बोली कि हम बीजेपी का साथ जाएंगे, इसका साथ जाएंगे, उसके साथ। हम बोल रहे हम मजबूरों का सरकार है, मजबूरों को मजबूत बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे। तो कैसे ये पूरा क्या है ना, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। बहुजन समाज पार्टी गरीब लोगों का पार्टी है। ये गरीब लोग जब अपना आवाज ढूंढ लेते हैं, गरीब लोग अपना खुद के ताकत से संघर्ष करते हैं, ये पार्टीज अपना मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पेड सोशल मीडिया के थ्रू, ये इजी है। बोले इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है, तो आराम से इल्जाम लगा देते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुजन समाज का पार्टी के पास वो साधन नहीं है जो उसके पास है। तो इसीलिए अब ये बिल्कुल गलत है। हम अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। किसके खिलाफ जारी है? बीजेपी के खिलाफ जारी है, आरएसएस के खिलाफ जारी है। हमारा संघर्ष बहन जी मानश्री कांशीराम से लेके बहन जी तक हमारा बहुत बड़ा, हर मीटिंग में हम ये बोलते हैं हमारा संघर्ष जो है मनुवादियों के खिलाफ है। अब मनुवादियों का पार्टी क्या है आप सब जानते हैं। कांग्रेस मनुवादी पार्टी है, बीजेपी मनुवादी पार्टी है। आज कौन मंडल रिजर्वेशन है, मंडल जब बीसी समाज को इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, बीसी समाज को 27% का आरक्षण आ गया, उसके लिए मंडल कमीशन को लागू करने के लिए कौन सा पार्टी संघर्ष किया? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी संघर्ष किया। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ये सब लोग उसके खिलाफ लड़ाई किया। हम आरक्षण के फेवर के लड़ाई किया। फिर भी हम लोग को बीजेपी के बीटी में ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी इल्जाम है। हम बिल्कुल संविधान यानी कि दस्तूर के हिफाजत के लिए संघर्ष करते हैं। बीजेपी और आरएसएस ये संघर्ष, ये संविधान और दस्तूर को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उसको हिफाजत करने के लिए, बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल मुस्लिमों के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो 12% रिजर्वेशन का मुद्दा और उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात करी, वो एक बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी को भी गलत तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि बेचा जा रहा है। क्या अगर आप सरकार में शामिल होते हैं या सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं तो ये सारी चीजें आप प्रॉमिस करते हैं मुसलमानों से कि आप जो है 12% रिजर्वेशन उनको दिलाएंगे या वक्फ बोर्ड को एटलीस्ट जुडिशियल पावर दिलाएंगे? बराबर दे देंगे, बराबर देना चाहिए। मुस्लिम समाज धोखा हुआ है, मुस्लिम का समाज के साथ आज तेलंगाना में धोखा हुआ है। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर ठीक से इस्तेमाल करे तो हर साल में 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू ले सकते हैं। वो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू से पूरे जितने भी 10 या 12% मुस्लिम समाज है, उसमें जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का देखभाल आराम से कर सकते हैं। वो अपना पैरों पे खड़ा करके वो अपने संपत्ति यानी कि दौलत अपने ही मतलब खुद पैदा कर सकते हैं। एक गरीब मुसलमानों का तालीम के बारे में पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते, सरकार से एक पैसा ना लेते हुए। गरीब मुसलमानों के घरों बना सकते। आज तो टीना शेड में बैठ रहे, टीना शेड में, रोड के बगल में बहुत गरीब स्थिति में मुसलमान जी रहे। वो लोगों के बारे में ना एमआईएम सोच रही है, ना कांग्रेस सोच रही है, ना बीजेपी तो सोचता ही नहीं है, उसका खून में नहीं है मुस्लिम समाज का आरक्षण करने के लिए। और जुडिशियल पावर देने से क्या होता, ये वक्फ बोर्ड जितने भी अब अमीर लोग जितने भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज ले लिया, वो जुडिशियल पावर से पूरा रिकॉर्ड्स इसका आता और जजमेंट दे सकते हैं वहाँ का वही। आज हाई कोर्ट जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, क्यों जाना? जब आपका प्रॉपर्टी के बारे में आपको जब जुडिशियल पावर्स है, आप ही एडजुडिकेट कर सकते। तो और बाकी सारे कुछ कर सकते हैं। हम ये वादा कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, ये हम सब ये कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे पीछे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। जैसे लगड़ापाड़ी राजगोपाल थे कांग्रेस के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, लैंको हिल्स वक्फ प्रॉपर्टीज में बनाया। क्या लैंको हिल्स से हर साल कम से कम
50,000 करोड़ ले सकते हैं या 1,000 करोड़ ले सकते हैं। 1,000 करोड़ लेके कितना रेजिडेंशियल स्कूल्स बना सकते हैं, कितना कॉलेजेस बना सकते हैं, कितना लॉ कॉलेज बना सकते हैं मुसलमान समाज के लिए, क्यों नहीं बन रहे? तो हम बराबर करेंगे वो चीज़। बड़ा सवाल, बीआरएस के साथ एआईएमआईएम के सपोर्ट है और कांग्रेस भी इस बार अपने आपको बड़ा मजबूत देख रही है। क्या लगता है कि अगर आप उस स्थिति में रहते हैं, किसी के साथ आपको गठबंधन में जाना पड़ता है, तो आप क्या किसके साथ गठबंधन? अभी तो नहीं बोल सकता हूँ ये बात, जी। लेकिन हम तो हमारा खुद की शक्ति से हम लड़ रहे, तो हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आते हैं, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं, हमारा बहन जी का आदेश लेते हैं, तो बहन जी डिसाइड करेगी किसका साथ जाना है, और तेलंगाना आवाम डिसाइड करेगी, और हमारा सुप्रीम लीडर बहन जी कुमारी मायावती डिसाइड करेगी। उसके बहन जी के आदेश के अनुसार हम डिसाइड करेंगे, अब तो नहीं बोल सकते। बीजेपी के पास कहीं ना कहीं एक पूरी फौज है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो तेलंगाना इलेक्शन को लेकर खबर कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक ग्राउंड आपने बना लिया है बीएसपी का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि जो आपके बड़े लीडर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं या नेशनल लीडर्स हैं, वो यहाँ आकर आपके उसी तरह से सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट जरूर करेंगे। बहन जी कुमारी मायावती आएगी और कई सारे एमपीस, हमारे दानिश अली साहब भी आएंगे, कई सारे एमपीस प्रचार में आने वाले हैं। और हमारे सबसे बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये सब लोग हैं, ये लोग आते ही रहे, और हम उससे ज़्यादा घबरा नहीं हैं। हमारे पास जनता है, तेलंगाना के आवाम है, 3 करोड़ 99 लाख तो जनता है, वो पूरा हमारे साथ है। तो जरूर हम जनता के सपोर्ट से हम ये चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा है कि किस तरह से चलता है, क्या लगता है कि एक जो लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत थी वो फुलफिल कर पाई बीआरएस सरकार, और अगर आप आते हैं तो वो क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा करें? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सवाल पूछने का। देखिए, तेलंगाना की सरकार हर फील्ड में फेल हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। अगर आप मार्क दिया जाए तो अब शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क दे सकते उसको, 10 में 2 आता। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं प्रशासन में भी रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, हुकूमत में मैं भी रहा हूँ, 26 साल मैं वही काम किया। मैं इतना लुटेरा सरकार, इतना इनएफिशिएंट सरकार, इतना मतलब नाकामयाब हुआ सो सरकार मैं कभी भी नहीं देखा। मैं लॉ एंड ऑर्डर में एकदम फेल है यार। जुबली हिल्स में जहाँ हर किलोमीटर में एक पुलिस वाला रहता है, पुलिस पेट्रोल रहता है, दिन में 3:30 बजे एक इनोवा क्रिस्टा कार में एक लड़की का रेप होती है ओपनली, ब्रॉड डे लाइट में, दिन के समय में। और खदीर खान करके एक मामूली मुस्लिम मौज भेजने वाला आदमी, उसको रामायण पेट का पुलिस हुसैनी आलम आके किडनैप करके चले जाते हैं। रामायण पेट पुलिस स्टेशन में 4 दिन उसका इंट्रागेशन चलती है, लाठी लेके उसका पूरा इंट्रागेट करते हैं, खूब मारते हैं, उसका किडनी खराब हो जाते हैं। और बीवी का सामने तूप्रान का चेक पोस्ट में उसका पूरा रिकॉर्ड्स पुलिस वाले जला देते हैं। वहाँ से लेके कुकटपल्ली का अस्पताल जाते हैं, और पुलिस वाले अपना खुद का पैसे लेके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं चुप चुप के। उसके बाद उसका किडनी का इलाज ठीक नहीं होता, उसके बाद गांधी हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं उसको। और गांधी हॉस्पिटल में वो अपना वीडियो, वाइफ का मोबाइल फ़ोन लेके वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे हालत ये गंभीर है और मेरे हालत के वजह ये पुलिस वाले है करके पुलिस वालों का नाम बोल के मर जाता है। तब भी होम मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देता है। शेख सईद बावजीर करके एक सोशल एक्टिविस्ट जलपल्ली में, चंद्रायन गुट्टा बरकस में, होम मिनिस्टर साहब को और कई पुलिस वालों को दरखास्त देता है कि मेरा हत्या होने वाला है। होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन भी करता है, वो फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी होता है। होम मिनिस्टर साहब ने बताया मैं देखता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो शेख सईद बावजीर का हत्या होता है, फिर भी होम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा नहीं होते हैं। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? मरियम्मा का हत्या होती है, निरेला का बहुत इंट्रागेशन होता है, पुलिस वाले पूरा एमएलए का लेटर सिफारिश आने के बाद ही पुलिस वालों का पोस्टिंग होता है। जब सिफारिश लेके तुम पुलिस स्टेशन में कोतवाल या SHO इंस्पेक्टर बन के आओगे, दरोगा बन के आएंगे, क्या आप जनता के साथ रहेंगे, एमएलए के साथ रहेंगे? एमएलए का बात सुनते हैं, क्योंकि उसका सिफारिश पैसे दे के तुम पुलिस वाले पोस्टिंग ले, तो लॉ एंड ऑर्डर 0 है। और एडमिनिस्ट्रेशन में 1,15,000 करोड़ों का लूट हो गई है कालेश्वरम प्रोजेक्ट में।
कोई किसी का कोई तफ्तीश नहीं किया, कोई कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पिछले हफ्ता कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 10 पिलर गिर गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। सरस्वती बाजार मिशन भगीरथा में कम से कम 10,000 करोड़ का लुटाई हो गया, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं। सरकार आएगी तो इस पे जांच बराबर जांच करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हम लगाएंगे और बराबर जांच करेंगे। केसीआर एर्रावल्ली फार्म हाउस से सीधा चर्लापल्ली जेल जाएंगे। हम ये वादा करते हैं तेलंगाना आवाम के साथ। मैं पूरी निजायती, पूरी मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूँ, केसीआर को हम जरूर, न केवल केसीआर, हरीश राव, केटीआर, कल्वकुंट्ला कविता और जितने भी अधिकारी उसमें शामिल है, वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के बाद जरूर जेल जाएंगे। न केवल जेल जाएंगे, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी दौलत तेलंगाना से लूट लिए लोग, वो पूरी दौलत को जरूर मैं वापस लेकर आके तेलंगाना के आवाम को दूंगा, आवाम के हवाला करूंगा और वही दौलत से तेलंगाना के बच्चों का पढ़ाई करवाऊंगा। बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जो अभी तक कैंडिडेट हैं, मतलब कितने आप कम से कम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम, क्योंकि आप पहली बार जो है तेलंगाना में बहुत ज़्यादा एक फुल फ्लेज होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है कितनी सीटें आप जीतने में कम से कम क्या आएगा? बहुत बढ़िया सवाल है अनिल जी। हम डबल डिजिट में आएंगे, जरूर डबल डिजिट में आएंगे और हमारे परमिशन के बिना, हमारे मदद के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकेंगे। शायद हम नंबर 1 बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे। अगर किंग मेकर बनते हैं तो क्या डेप्यूटी सीएम और होम मिनिस्टर की डिमांड होगी आप? वो तो हमारा बहन जी डिसाइड करेगी, बहन जी कुमारी मायावती डिसाइड करेगी और तेलंगाना का आवाम डिसाइड करेंगे। तो देखेंगे, आप देखते हैं ना क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है तेलंगाना में, क्या होने वाला है, क्या केसीआर कहाँ जाने वाला है, रेवंत रेड्डी कहाँ पहुँचने वाला है, और बीजेपी तो कुछ करने वाला नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी और आरएसएस को और बीआरएस सरकार, बीजेपी और आरएसएस का एक गठबंधन है, बीजेपी और बीआरएस का एक गठबंधन है। अदरवाइज गठबंधन नहीं हो तो आज कल्वकुंट्ला कविता जेल में होती, तिहाड़ जेल में होती। आज मनीष सिसोदिया को जो रिश्वत लिया वो तो जेल में है, रिश्वत देने वाले भी जेल में रहना चाहिए ना। 100 करोड़ 12 आईफोन्स, उसका बारे में पूरा इंट्रोगेशन ईडी चार्जशीट में है, फिर भी कल्वकुंट्ला कविता ओपनली घूम रहे। कौन दिया उसको इजाजत, कौन दिया उसको वो आज़ादी? बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी और बीआरएसएस का एकदम तगड़ा गठबंधन है। तेलंगाना समाज ये जानना चाहिए। तो तेलंगाना समाज में तेलंगाना का समाज के सामने एक ही ऑप्शन है, वो बहुजन समाज पार्टी आने का, हाथी का निशान पे वोट दबाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या लगता है कि आप इंडिया या एनडीए किसी गठबंधन में शामिल होंगे? मैं पहले ही बोला हूँ, हमारा सुप्रीम लीडर बहन जी कुमारी मायावती ने, हम ना एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों मनवादी पार्टी है। तो दोनों अकेले के दम पे आप दोनों दस्तूर के खिलाफ है। अगर वो लोग दस्तूर के मुताबिक अगर हुकूमत चला होता, आज देश इतना बुरी हालत में नहीं रहा होता। वो दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर को सामने रख के वो लोग पीछे पूरा अपना काला धंधे कर लिया। इसीलिए देश में इतना गरीबी है, बेरोजगारी है, फिरका परस्तों का पूरा फैल गया है और किसानों पूरा बुरी तरह पूरा आंखों में आंसू है और बहुत सारे चीज़ें, मतलब देश में बहुत नीचे स्थिति में है देश। इसीलिए हम वो दोनों के साथ नहीं है। हम हमारा बहन जी बहुत दुरुस्त डिसीजन ले लिया, ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है। हम मजबूरों का सरकार रहेंगे, मजबूरों का साथ रहेंगे और मजबूरों को मजबूत करने का सियासत हम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप मुंसिफ टीवी से बात बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। मुंसिफ का मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं एक ही मुंसिफ के जरिए मैं तेलंगाना का आवाम को एक ही निवेदन करता हूँ, यानी कि एक ही गुजारिश करता हूँ, कृपया बहुजन समाज पार्टी का साथ दे और अपना बच्चों का भविष्य को हिफाजत कर ले और अपना स्वास्थ्य की हिफाजत कर ले। 100 साल एक इंसान, हर एक इंसान 100 साल जीने का दावा कर रहे हम और उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे। और हर, न केवल मुस्लिम समाज, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, पूरे जैन धर्म, पूरे धर्मों का, आदिवासियों का, पूरे धर्मों का हम हम हिफाजत करेंगे और दस्तूर के हिफाजत करेंगे। और आने वाले दिनों में तेलंगाना सचमुच एक अच्छा अव्वल नंबर तेलंगाना बनेंगे बहुजन समाज पार्टी का हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हमारे साथ आरएस परवीन साहब थे, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन हैं और स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीएसपी तेलंगाना के। तो उनसे हमने बात की और उन्होंने जो अपनी बेबाकी से बात हमारे सामने रखी है। कैमरा पर्सन अली और शिवा के साथ मुंसिफ टीवी के लिए मोनिसन पर।